गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशनल पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 1 करवाएंगे, जो 1992-93 में पूछा गया है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो कला की जो गंधार शैली है वो कुषाणों के समय में फली फूली थी। कब फली फूली थी? कुषाणों के समय में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार कला कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी है। सिर के पीछे प्रथा मंडल, घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। इसकी व्याख्या देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इन्होंने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1877 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया था। वर्ष 1870 में लॉर्ड लिट्टन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि व भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। जो 1928 में पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अंततः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो ये जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग त्रासदी से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से नामक कविता की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बंकिम चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है किस क्षेत्र में? तो इस क्वेश्चन पे मतभेद था, जिसके कारण हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न काल के समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में थी। यानी जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? बिहार में थी। वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर में। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती है। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार आदि जनजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ? तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। यानी किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो ये पंजाब हो जाएगा। बिहार में भी उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध है, उड़ीसा में भी उपलब्ध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुखता से प्राप्त होता है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। सबसे अधिक कौन सा देश तेल निर्यातक करता है? तो ये सऊदी अरब करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेल निर्यात करने वाले देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के उत्पादक देशों में अमेरिका प्रथम, सऊदी अरब द्वितीय, रूस तृतीय स्थान है। बाकी आप लोग अभी करंट में देख लीजिएगा, क्योंकि ये बदलता रहता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो बड़ी लाइन होती है उसकी पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये फीट में दिया हुआ है। तो ये होता है 51/2 फीट होता है। 51/2 फीट होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच यानी 1676 मिमी होता है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिमी का एवं नेरो गेज 762 मिमी का होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। किसका सिद्धांत है? कोपरनिकस का सिद्धांत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 ईस्वी में कोपरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशनलिस ओरिलियम कोलेसियल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगोलिया एवं चीन में। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा यानी उत्तरी चिली तथा द सिंतो डे सेचुरा उत्तर पश्चिम पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, यानी किस लॉन्गिट्यूड के मध्य बिहार राज्य अवस्थित है? तो ये लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? सोन नदी जो है सीन नदी है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस नगर से होकर बहती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रैंकफर्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंट की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी, 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष में पूर्ण हुआ एवं 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खुल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत बताता है। तो यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है।
यानी पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में ओजोन परत स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकिरित पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत जो है ये अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित होता है, तो ये समताप मंडल में स्थित होता है और पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊपर, तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और यह सूर्य द्वारा विकिरित पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो ये उत्तरी ध्रुव है। कौन है? उत्तरी ध्रुव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। किस महासागर के पास स्थित है? आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो क्या है? तो यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो क्या है? तो ये कृत्रिम भाषा है जो विश्व भाषा के रूप में कार्य करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एस्पेरांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माता लुडविग लोजर जामेहॉफ ने एस्पेरांटो की पहली किताब 1887 में वार्सा, पोलैंड में प्रकाशित की थी। उनकी चाहत थी कि एस्पेरांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्पेरांटो शब्द का अर्थ आशा रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। कौन कौन है? स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं तो ये जर्मन, फ्रेंच, इटालियन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है ये फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, अतः वहाँ जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषाएं प्रधान रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन असत्य है। बाकी सब सही है। जैसे राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद है तो उस विवाद को किसको सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। यानी भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो ये है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, ये सही है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने के कारण ये भी सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का ये भी सही है। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कोई धन विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ? तो ये या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी में भी लिया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये सी और डी दोनों हो जाएगा, गुवाहाटी और महाराष्ट्र दोनों। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे। वर्तमान में इसके अधिकार क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है।
मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का अधिकार क्षेत्र भी एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है। इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव, दादरा नगर हवेली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसमें भी मतभेद है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता मुख्य न्यायाधीशों के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो ये 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1951 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया है। यह संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 वाक, अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ये इसमें भी मतभेद है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, किंतु यह भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलवंत राय मेहता थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें से सभी है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग कितना? तो ये 5000 करोड़ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था, ये भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961-66 तक चली, उसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी। 1966 से 1969 के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में जाकर ही प्रारंभ की जा सकी, जो कि 1974 तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो ये अप्रत्यक्ष कर। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना? तो ये 8 मिनट का समय लेता है। यानी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट का समय लेता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील स्टील और लोहे का मिश्र धातु है। इसकी रचना में 72% लोहे का और 17 से 19% क्रोमियम का तथा 7 से 9% निकेल एवं कार्बन का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इनमें से डी होगा ऑप्शन। पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन का कारण है। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बन जाने पर दही से किसी भी प्रकार दूध नहीं प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी एल्युमिनियम के ऊपर से अगर भाप को गुजारा जाता है तो एल्युमिनियम के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि तांबे लोहे का कार्बन के साथ भाप अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पश्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर निर्जीवीकरण यानी कीटाणु रहित किया जाता है, और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है
कि दूध की खाद महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पाश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखकर परिशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देते हैं, एम्फीबिया बताता है क्या? तो यह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को प्रदर्शित करता है एम्फीबिया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं जो जल एवं थल दोनों पर समान रूप से रह सकते हैं, जैसे में मेढक, घड़ियाल आदि। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये सही नहीं है। मलेरिया द्वारा यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। मलेरिया जो है ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्विन एक मलेरिया के उपचार की दवा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर बीमारी है जो संक्रमित मादा एन्फ्लूएंजा मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। मलेरिया के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, पसीना, सिर दर्द, थकान, जी मिचमचलाना आदि है। यह बीमारी दलदली क्षेत्र में अधिक फैलती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको? तो ये विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीड रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। अगला है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर 2 बार इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो ये बिहार हो जाएगा। बिहार में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है। आगे देखते हैं इसका व्याख्या। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप होता है। कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के काटने से होती है जिससे मानव रक्त में लिस्मेनिया डोनवानी नामक परजीवी पहुंच जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इससे प्रभावित अंग अस्थिमज्जा है। इसके प्रमुख लक्षण हैं बुखार, बार बार बुखार आना तथा हल्का बुखार हमेशा बना रहना, भूख और वजन में लगातार कमी होना, लीवर का आकार सामान्य से बड़ा हो जाना आदि। यूएन ब्रह्मचारी ने इसका उपचार विकसित किया था। यानी कालाजार का जो उपचार विकसित किया था वो किसने किया था? यूएन ब्रह्मचारी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? इस प्रश्न में भी मतभेद है। इसको हम आगे व्याख्या के रूप में देखते हैं। बिहार में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 38.54% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है तथा महिला साक्षरता दर 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास 73.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बिहार की जनसंख्या है। इस प्रश्न में भी मतभेद है। इसको हम व्याख्या के रूप में देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8,63,38,853 थी, जिसका दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 1,40,99,452 है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% यहाँ जनसंख्या रहता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं? तो ये मिस्र के हैं। ये कहाँ के हैं? मिस्र के। ये प्रश्नकाल 1992-93 में पूछा गया था। उस समय के जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे
बुतरस घाली थे। अभी दूसरा कोई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 1992-96 तक बुतरस घाली थे, जो कि मिस्र देश के निवासी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की सूची निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिवेली थे। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 के बीच था। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे डॉग हैमरसॉल्ट। ये स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के। अगला है यूथॉन्ट। ये तीसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये कहाँ के थे? तो ये म्यांमार के थे। चौथा है कुर्ट वाल्ड हाइम। ये पेरू के थे। और अगला है पचमा जेवियर पेरेजडी। ये पेरू के थे। बुतरस घाली ये मिस्र के थे। अगला है केफी अन्नान। ये घाना के थे। बान की मून ये दक्षिण कोरिया के थे। और जो वर्तमान में भी हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव, ये एंटोनियो गुटेरस है, जो वर्तमान में पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? यानी जो पूर्व में सोवियत संघ था, उसका कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये लिथुआनिया था। कौन था? लिथुआनिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। गोर्बाचेव के इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। यानी उसमें जो गोर्बाचेव राष्ट्रपति थे, उनके इस्तीफे के बाद सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हो गया। सबसे पहले लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा किया, फिर एस्टोनिया तथा लटाविया स्वतंत्र हुए। यानी सबसे पहले किस देश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? तो लिथुआनिया, उसके बाद एस्टोनिया, फिर लटाविया। इसके बाद सोवियत संघ 15 राष्ट्रों में बट गया, जिसमें 11 राष्ट्रों ने मिलकर स्वतंत्र राष्ट्र कुल का गठन किया। अगला प्रश्न है। 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? ये विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए खबरों में था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1992 के प्रारंभ में 3 से 4 जनवरी 1992 तक विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड में डावोस की बैठक हुई थी। जनवरी 2019 में 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2019 का आयोजन डावोस में संपन्न हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और अमेरिका चीन व्यापार तनाव सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न है। इजरायल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी कब? थी कहाँ हुई थी? तो मैड्रिड में हुई थी, इजरायल और पीएलओ के बीच। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिलिस्तीन और इजरायल में प्रथम सीधी बैठक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 1991-92 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि इन वार्ताओं के लिए रूस व विशेष रूप से अमेरिका का सहयोगात्मक रुख रहा। परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1993 को वाशिंगटन में फिलिस्तीन व इजरायल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। अगला प्रश्न है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था किसको? तो ये सेमुन जोमा को दिया गया था। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार 1990 सेमुन जोमा को प्रदान किया गया। वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार सिविल सोसाइटी संगठन प्रथम को दिया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला। तो ये जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को 1991 में उन्हें जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विशेष ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पूर्व 1984 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। श्री रे 1955 में पाथेर पंचाली फिल्म का निर्माण करके विश्व सिनेमा पर छा गए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपराजितों तथा अपूर्व संसार जैसी फिल्मों का निर्माण किया। अगला प्रश्न देते हैं। 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था। यह क्या था? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पर पार करने की कोशिश करने के लिए खबरों में था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 1991 को घोषित किया है, तो ये भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था 1991 को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वर्ष 1991 को भारत की यात्रा वर्ष घोषित किया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत अभियान 2002 में शुरू किया गया था। अतुल्य भारत 2.0 सितंबर 2017 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्या? तो ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षेस आंदोलन को शुरू किया गया था। सार्क इसको बोलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में एकता व सहयोग के लिए 1985 में ढाका में सार्क दक्षेस की स्थापना की गई। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। सार्क आंदोलन शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं।
मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है क्या? तो यह मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। यानी मदर टेरेसा के द्वारा जो स्थापित धर्म संघ है वो क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 26 अगस्त 1910 को मेसिडोनिया पूर्व यूगोस्लाविया के स्कोपजे शहर में अल्बानिया के एक भवन निर्माता के घर में जन्मी मदर टेरेसा ने 1950 में सतत सेवा कार्य की दिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। वह 1952-1953 में मरणासन लोगों के लिए क्रमशः निर्मल हृदय प्रथम अनाथालय की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में और असहायों और गरीबों की सहायता हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली, ये भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका और जर्मनी में संघात्मक शासन, फ्रांस में एकात्मक शासन एवं ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र एवं एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। भारत में संघात्मक शासन है, किंतु गंभीर परिस्थितियों में यह एकात्मक भी होता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास है। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए। यह पंचशील सिद्धांत कहलाता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करें। पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन। एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता, समानता व पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। तो ये पर्वतारोहण क्षेत्र में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1965 के पाकिस्तानी हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं न देने के मंसूबे को देखकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी तथा सी राजगोपालचारी राजा जी या CR के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, किससे संबंधित है? तो ये विद्यालय शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1986-87 में चलाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना था। चिपको आंदोलन है, तो वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने हेतु उत्तर भारत का एक सशक्त पर्यावरणीय आंदोलन था, जिसके जन्मदाता सुंदर लाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन को किसने लिखा? तो इसको नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसके लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीरज सिंह चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन यानी और हिंदुइज्म, ए पैसेज टू इंग्लैंड, कंटिनेंट ऑफ सीड्स आदि पुस्तकें लिखी। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन आदि पुस्तकों की रचना की। अगला प्रश्न है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। जवाहरलाल नेहरू ने द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे, आदि पुस्तकें लिखे थे। सरोजनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स आदि की रचना की थी। नयनतारा सहगल ने ए वॉइस ऑफ फ्रीडम की रचना किया था। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है? इसमें भी मतभेद है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद बंगाली का दूसरा स्थान है। भारत में मराठी 8.3 करोड़, तेलुगु 8.11 करोड़, तमिल 6.9 करोड़, हिंदी 52.83 करोड़, बंगाली 9.72 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को की कार्यभाषा है? तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को की जो कार्यभाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जिसकी कार्यभाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष।
लाइफ डिवाइन एस्से ऑन गीता आदि पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। मुल्कराज आनंद ने कुली कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ए लवर टू लिविश एंड ए बर्ड लिखा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी तथा स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदुइज्म की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये डी ऑप्शन गलत है। भीमसेन जोशी ये शास्त्रीय गायन संगीत से संबंधित है, सही है। अल्लाह रखा ये तबला वादक, ये भी सही है। देबू चौधरी ये सितार वादक, ये भी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की प्रख्यात गायिका हैं, जिन्हें वर्ष 1998 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। बांसुरी के विख्यात वादक उस्ताद हरिप्रसाद चौरसिया हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये अरुण शौरी हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1958 ईस्वी में भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को जनसेवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए। मिलाना है कि कौन सही है कौन गलत है। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? असम का क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? राजस्थान का क्या हो जाएगा? तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। वैसे सी ऑप्शन होगा, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बुर्रा नृत्य किया जाता है, असम में बिहू नृत्य किया जाता है, राजस्थान में घूमर किया जाता है और हिमाचल प्रदेश में नटी लोक नृत्य का प्रचलन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे कौन थे? तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक अमेरिका के नागरिक थे और इनका जन्म भारत में हुआ था, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक निम्न हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी जो भारतीय मूल के हैं और विदेशी नागरिक हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसकी तिथि और किस क्षेत्र में दिया गया उसके बारे में जानते हैं। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। वी.एस. नयपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक पत्रकारिता, लेखन तथा संपादन के लिए सराहनीय योगदान करने हेतु प्रदान किया जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पियरे ल्यूमिनेट को वर्ष 2021 का यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है कितना किलोग्राम? तो ये 5,000 किलोग्राम होता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 500 kg का होता है, 5,000 kg का होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग 5 टन होता है। सबसे भारी थल पशु अफ्रीकी हाथी माना जाता है, जिसका औसतन वजन 7 टन होता है, जबकि सबसे भारी जीव नीली व्हेल मानी जाती है, जिसका औसत आकार 35 मीटर और औसत भार 205 टन होता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किस क्षेत्र के लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। इवान पावलोव, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जिन्होंने जीवों पर अनेक प्रयोग किए हैं। उन्होंने अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंध में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथि पर किया। अगला प्रश्न देखते हैं। लिम्बा राम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो ये तीरंदाजी में किया है। लिम्बा राम ने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या इसका है। थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष चैंपियनशिप का नाम है, जबकि महिलाओं के लिए उबेर कप का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल हुए थे कब, कहाँ हुए थे? तो ये नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम एशियाई खेल सन 1951 में दिल्ली में आयोजित किए गए। 18वां एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता एवं पलेम्बांग शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ। इसमें भारत ने कुल 69 पदक, 15 स्वर्ण, 24 रजत, 30 कांस्य पदक जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया था। 18वें एशियाई खेल में प्रथम 7 सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता देश क्रमशः चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, ईरान व चीन। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है कहाँ पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम रुंगाराडो है। एक मई स्टेडियम है जो कि प्योंगयांग उत्तर कोरिया में स्थित है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मिशिगन स्टेडियम यूएसए है। प्रश्नानुसार विकल्प डी सही है। अभी संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम एक मई स्टेडियम है, रुंगाराडो स्टेडियम है जो कि प्योंगयांग उत्तर कोरिया में स्थित है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो दीपिका पादुकोण के पिता रह चुके हैं। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के प्रसिद्ध व पूर्व खिलाड़ी रहे। इन्होंने बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतकर देश के नाम रोशन किया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा है। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है। सन 1988 में सर्वप्रथम डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के लिए यह प्रश्न सेट खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।